अच्छा जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स इनफ आ गए हैं। और क्योंकि लास्ट डे भी है आज, तो टाइम भी थोड़ा सा हमारे पास कम होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से वाइंड अप करके फिर अगर आपके कोई क्वेश्चंस हुए या कोई जनरली कोई अपनी कोई शेयर करना चाहता होगा तो फिर थोड़ा सा आपसे भी फीडबैक लेंगे। तो आज जो बेसिकली हमारे पास आज हम थ्योरी, क्योंकि हम हमारे टॉपिक्स जो है ऑलरेडी कवर्ड है, तो हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। मैंने एक वो जो फाइनल प्रोजेक्ट का एक प्रोजेक्ट पहले से ही प्रिपेयर करके रखा है, क्योंकि अगर हम लोग इसको यहाँ से ज़ीरो से कोड करते एक तो हमारे पास टाइम की कमी है, कंप्लीट नहीं होता पूरा, और दूसरा इसमें एरर्स आ जाते हैं तो फिर इसको डीबग करने में और फिक्स करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो चूंकि हमारी लास्ट क्लास है तो हम चाहते हैं कि अपने सेशंस को अच्छी तरीके से एंड कर दें। बाकी आपके जो जितने भी टॉपिक्स है वो ऑलमोस्ट सारे कवर है। अभी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं जो हम लोगों का ये वेदर ऐप है मैंने क्रिएट करके रखा है। इसी में आपने जितना भी रिएक्ट के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो इसी में आपको एक दफ़ा एज अ रिवीजन भी आपकी हो जाएगी कॉन्सेप्ट्स की, और आप प्रैक्टिकली देख सकेंगे कि हर थ्योरी या जो हर एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था वो हमारे रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट में किस तरह से यूज़ हो रहा है और हर चीज़ का अपना क्या पर्पस है। तो इसीलिए हम लोग मैं आपको इसी जो पूरा प्रोजेक्ट है इसी में मैं आपको समझाता रहूँगा कि हर चीज़ हमारे पास ये क्या कर रही है। एक दफ़ा मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ कि जो एंड के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट है वो क्या है एक्चुअली। सिंपली हमारे पास वेदर ऐप है जो एपीआई से डाटा रिट्रीव करके आपके जो फ्रंट एंड है उसके ऊपर रेंडर करा रहा है। ऐप तो हमारे पास बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक है हमारे पास उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये लॉजिक अच्छी तरह से समझ पाएंगे तो आपकी जो स्टेट मैनेजमेंट की स्किल्स है रिएक्ट के अंदर, और डेटा को हैंडल करना जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है हमारी रिएक्ट में, वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। क्योंकि सिंपली आपको सिर्फ चीज़ें बनानी नहीं होती कि फ्रंट एंड के ऊपर मैंने एक H1 टैग दे दिया, कोई हेडिंग दे दी, इमेजेस स्टोर करा दिए। आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट या क्रूशल टास्क होता है वो डेटा को हैंडल करना होता है। और जितनी भी हमारी जो रियल केस प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिस तरह की ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हो गई या बैंकिंग एप्स हो गई, या दूसरी जिसमें डेटा प्रोसेसिंग का सबसे क्रूशल रोल होता है, तो असली जो हमारी रियल प्रोजेक्ट्स होती है वो है। बाकी जो हम लोग स्टैटिक वेबसाइट्स बनाते हैं वो तो बहुत ही सिंपल है, वो तो आप सिंपल HTML या बेसिक जावास्क्रिप्ट से भी बना सकते हैं, लेकिन असल में जो आपको सीखनी है, जो स्किल्स आपने स्ट्रांग करनी है अपनी, वो डेटा हैंडलिंग की है और डेटा को प्रोसेस किस तरह से करना है। तो इस ऐप में मैं आपको थोड़ा सा जो मेरा फोकस ज़्यादा होगा कि आप हैंडल डेटा को किस तरह से हैंडल करना है, और हमारी रिएक्ट की जो एप्लीकेशन में हमारा जो डेटा फ्लो कर रहा है वो किस तरह से हम लोग एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये बेसिकली हम लोग इस लास्ट सेशन में सीखेंगे, ताकि आप इनेबल हो जाए कि आप कोई भी कम्प्लेक्स या कोई इंटरमीडिएट लेवल का कोई प्रोजेक्ट हो उसमें आप डेटा को हैंडल कर सके। बाकी फ्रंट एंड तो आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, आपके लिए इजी है कि आपने मतलब HTML के एलिमेंट्स या स्टैटिक डेटा को किस तरह से अपने फ्रंट एंड के ऊपर रेंडर कराना है। तो ये जो ऐप है, सबसे पहले हम ये ऐप .js की जो हमारा रूट कंपोनेंट है इसमें हम देखते हैं कि यहाँ से मैं आपको स्टार्ट से बता देता हूँ कि हमारे ऐप में यस सर, किसी का क्वेश्चन रेज हैंड हुआ है। जी सर, काइंडली क्वेश्चन कर लें। सर महद मकसूद, आपका कोई क्वेश्चन है?
सर आई थिंक कंटिन्यू हाँ करिए। जी जी, आई थिंक आई थिंक मिस्टेक बाय आई हुई थिंक होगी। मिस्टेक। मिस्टेकली। जी जी बिल्कुल। तो हमारे पास हमारे ऐप जो कंपोनेंट, जो रूट कंपोनेंट है, हम उसके अंदर हमारे पास तीन और जो छोटे कंपोनेंट्स है वो हम लोगों ने क्रिएट किए हैं। एक इनपुट का, एक बटन का और एक कार्ड का। क्यों? क्योंकि हमारे पास हम लोग अपने यूज़र से इनपुट ले रहे हैं कि आपने किस सिटी का या किस मेनली ये सिटी के लिए, तो किस सिटी का जो वेदर टेम्परेचर या फोरकास्ट है वो आपने देखना है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक इनपुट कंपोनेंट क्रिएट किया है। उसके बाद हम लोगों ने एक बटन कंपोनेंट क्रिएट किया है। बटन कंपोनेंट का क्या काम है कि जो भी यूज़र यहाँ पर सिटी इंसर्ट करेगा तो बटन के ज़रिए हम लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे अपनी एपीआई को। एपीआई हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको हैंडल करेगा और जो भी डाटा होगा उसके पास वो प्रोसेस करके हमें वो हम लोग उसके एपीआई से फेच कर लेंगे डाटा अपनी ऐप में। और तीसरा जो कंपोनेंट है हमारे पास वो है कार्ड का। कार्ड का कंपोनेंट क्या है? फर्ज करें मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मुझे लंदन का जो टेम्परेचर है वो शो करवा दो। तो ये जो है हमारे पास तीसरा जो कंपोनेंट है वो है कार्ड का। कार्ड के कंपोनेंट में उसने डिटेल्स दे दी, एक इमेज रेंडर करा दी उसने, और उसके बाद उसने जो टेम्परेचर है वो शो करा दिया, और नीचे उसने डिटेल्ड रीजन की जो इंफॉर्मेशन है वो उसने दे दी कि सिटी क्या है और कंट्री वगैरह जो भी है। तो ये तीन कंपोनेंट्स हमारे मेन रूट कंपोनेंट के अंदर हम लोग रेंडर करा रहे हैं। यहाँ तक तो आई थिंक बात आप सबको क्लियर होगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम जो एक्चुअल में प्रोसेस किस तरह से कर रहे हैं, कि हम लोगों ने यहाँ पर सिटी का नाम दिया, तो ये सर्च बटन किस तरह से एपीआई से डेटा फेच कर रहा है और यहाँ कार्ड के ऊपर किस तरह से वो डेटा को रेंडर करा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको एक जो कॉन्सेप्ट है वो समझा दूँ। बाकी जो जितने भी यहाँ पर चीज़ें यूज़ हुई हैं वो आप इजीली समझ पाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको कॉन्टेक्स्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से समझना है। हमारे पास आपने कुछ और भी हुक्स पढ़े थे, यूज़ इफेक्ट के, यूज़ स्टेट के, और उसी में भी इंक्लूड था यूज़ कॉन्टेक्स्ट का हुक। यूज़ टेक्स्ट का जो हुक है वो डेटा हैंडलिंग में सबसे ज़्यादा क्रूशल है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो कंपोनेंट्स है, चाहे चिल्ड्रन हो चाहे पेरेंट हो, उसके उनके बीच में या उनके दरमियान में डेटा की जो शेयरिंग है उसको पॉसिबल बनाता है हमारा यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक। अगर आप चाहते हैं कि मैं पेरेंट से डेटा ट्रांसफ़र करूं अपने चाइल्ड को, या अपने चाइल्ड से डेटा मैं ट्रांसफ़र करूं अपने पेरेंट को, तो ये ओनली पॉसिबल है रिएक्ट जो यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक है उसकी बदौलत। बाकी क्योंकि हम लोगों का जो रिएक्ट का एप्लीकेशन है वो सिंपल प्रॉप्स के थ्रू आप नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉप्स जो है वन वे कम्युनिकेशन है। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब है कि पेरेंट से डेटा फ्लो करेगा चाइल्ड की तरफ। तो प्रॉप्स के थ्रू आप ये कम्प्लेक्स जो डेटा या स्टेट मैनेजमेंट है वो नहीं कर सकते। उसके लिए आपको यूज़ करना होगा यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक। और ये जितनी भी हमारी डेटा यहाँ से इसको मिल रही है और बाद में रेंडर जो कार्ड में हो रही है वो यूज़ कॉन्टेक्स्ट के थ्रू ही है। तो अब यूज़ कॉन्टेक्स्ट को आप हम लोग समझ लेते हैं कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट के किस तरह क्रिएट किया जाता है और उसको किस तरह से हम अपनी रिएक्ट की ऐप में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आपने कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना होता है। कॉन्टेक्स्ट आप किस तरह क्रिएट करेंगे? आपने सबसे पहले इंपोर्ट करना है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हुक। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हुक आप रिएक्ट से इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले आप जो ये लाइन ऑफ कोड लिखा है ये सिंपली हमारे कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट कर रहा है। हमने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हुक यहाँ पर लिखा है और उसकी जो इनिशियल वैल्यू डिफाइन की है वो है नल। नल का मतलब कि हाँ, अभी तक हमारे कॉन्टेक्स्ट में कोई भी डाटा नहीं है, और इसको हम लोगों ने एक वेरिएबल या एक कंपोनेंट के अंदर स्टोर करा दिया है, जिसको हम लोगों ने नेम दे दिया है वेदर कॉन्टेक्स्ट। आप कुछ भी नेम दे सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन सबसे पहले आपने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना होता है।
कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के बाद आपने कॉन्टेक्स्ट में डेटा प्रोवाइड करना है, क्योंकि अभी तक हमारे पास कॉन्टेक्स्ट में कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, नल है। लेकिन आपने प्रोवाइडर के थ्रू, ये तो कॉन्टेक्स्ट क्रिएटर है, इसके बाद आपने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर डिफाइन करना होता है। कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर का क्या काम है हमारी यूज कॉन्टेक्स्ट में, कि वो आपके डेटा को प्रोवाइड करता है। आपके जो बाकी कंपोनेंट्स इसको यूज कर रहे होंगे उनको डेटा जो है प्रोवाइड कर रहा है। जब तक आप डेटा प्रोवाइड नहीं करेंगे तो बाकी कंपोनेंट्स उसको यूज नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है, उसके बाद स्टेप 2 में आपने कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड करना है। और कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में हम लोग जो भी डेटा आप चाहते हैं कि बाकियों के साथ, बाकी कंपोनेंट्स के साथ मैं शेयर करूं, तो उस प्रोवाइडर के अंदर, ये जो प्रोवाइडर है हमारे पास, इस प्रोवाइडर के अंदर आपने उन सब डेटा को मैनेज करना है। अभी हम देखते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे पास। तो जो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर है वो सिंपली हमारे पास एक कंपोनेंट है, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया वेदर प्रोवाइडर। और इसके बाद हम लोगों ने वो कॉल बैक फंक्शन के थ्रू इसको रिटर्न कराना है। ये फर्स्ट 2 लाइन ऑफ कोड जो है ये आपने ऑलरेडी फेमिलियर है इससे। ये है यूज स्टेट। यूज स्टेट मतलब यूज स्टेट हुक है, और इस का काम ये है कि आपकी जो स्टेट को ट्रैक और मैनेज करता है। स्टेट सिंपली आप समझ ले कि एक आपके पास वेरिएबल है। जो सिंपल वेरिएबल होता है वो स्टैटिक होता है, लेकिन ये हमारे पास डायनेमिक वेरिएबल्स है। ये आप एट द रन टाइम इसको चेंज भी कर सकते हैं, और इसकी डेटा जो है डायनेमिकली जो चीज़ भी यहाँ पर स्टोर होगी वो आपके जो फ्रंट एंड है उसके ऊपर रेंडर हो जाएगी, शो हो जाएगी। ये आप समझ ले एक के डायनेमिक वेरिएबल्स है आपके आपके कंपोनेंट के अंदर। ये कंपोनेंट के दो वेरिएबल्स हम लोगों ने डिफाइन कर लिए, एक डेटा वेरिएबल है और एक सर्च सिटी वेरिएबल है। अब यहाँ पर डेटा वेरिएबल का क्या काम है? डेटा वेरिएबल का काम है जो हमारी एपीआई से, हमारी जो एपीआई से डेटा आएगा, ये डेटा, ये हम लोगों ने जो वेबसाइट मैंने यूज़ की है weatherapi.com, इस वेबसाइट के थ्रू आप लोगों ने अपना अकाउंट साइन इन करना है, और उसके बाद आपने जो है इसकी एपीआई एक्सप्लोरर में अपनी एपीआई की वो आपको देगा, अपनी एपीआई की इंसर्ट करनी है, और एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल आपने सेलेक्ट करना है, और जेसॉन फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद आप कोई भी सिटी सर्च करके वो आपको ये लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। मैंने ये यूआरएल यहाँ पर कहाँ यहाँ पर हाँ ये है। इस यूआरएल को मैंने सिंपली एक नई टैब में ओपन किया है ताकि मैं इसको अलग विंडो में देख सकूं। तो ये जो डेटा हमारे पास एपीआई से आ रहा है, एपीआई से जो डेटा आ रहा है हम उसको स्टोर करा रहे हैं अपने डेटा के वेरिएबल के अंदर। डेटा जो हमारा वेरिएबल है वो हमारी एपीआई की डेटा को स्टोर कर रहा है, और दूसरा जो हमारा वेरिएबल है वो है सर्च सिटी। जो जिस सिटी का हम लोग यहाँ पर नेम मेंशन कर रहे होंगे वो कौन स्टोर करेगा? हमारा दूसरा जो स्टेट वेरिएबल है सर्च सिटी। ये तो हमारे पास दो हो गए वेरिएबल्स। इसके बाद तीसरा हमारे पास हम लोगों ने एक फंक्शन डिफाइन किया है। ये फंक्शन क्या करता है? फेच डेटा। डेटा को क्या करता है? फेच करता है। कहाँ से फेच करता है? ये जो हम लोगों ने एपीआई यहाँ पर कॉल की है, यहाँ से वो डेटा जो है फेच करके हमारे जो सेट डेटा है इसके अंदर स्टोर करा देगा। तो ये हमारे पास फेच डेटा फंक्शन जो है सिंपली हम लोगों ने जो एपीआई यहाँ पर हम लोगों ने एपीआई कॉल की है, हम लोगों ने यहाँ पर उसका बेस यूआरएल सेट किया है, और उसके बाद बेस यूआरएल में हम लोगों ने डायनामिकली उसकी सिटी ऐड की है। क्योंकि अगर आप हार्ड, जैसे कि आप यहाँ पर देख लें कि सिटी जो है हार्ड या हार्ड कोडेड है, लंदन लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर सिर्फ मैं इस यूआरएल को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँ तो ये मुझे सिर्फ लंदन की जो वेदर फोरकास्ट है वो ही देगा।
लेकिन हम लोगों का जो पर्पस है वो क्या है कि हम लोग डायनेमिकली अपने कोई भी सिटी यहाँ पर उसका नेम प्रोवाइड कर ले और वो हमें रिस्पॉन्स में उस सिटी का ही डाटा या वेदर फोरकास्ट हमें फेच करके दे दे। तो इसीलिए हम लोगों ने डायनेमिकली ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर सिटी जो वेरिएबल है उसको लिख दिया है, और बाकी जो ये इसके अपनी क्वेरी पैरामीटर्स है वो ही हम लोगों ने ये एज इट इज़ लिख दिए हैं। तो ये सिंपली हम लोग एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। किसको रिक्वेस्ट भेज रहे हैं? इस यूआरएल के ऊपर। इस यूआरएल के ऊपर हम एपीआई को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि मुझे ये डेटा चाहिए। सिटी जो भी हम लोग देंगे वो डायनेमिकली फर्ज करें मैंने लंदन दिया या टोक्यो दिया या कोई भी और सिटी का नाम दिया, तो ये यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देगा टोक्यो से या लंदन से जो भी होगा, और एपीआई से वो डाटा फेच करके रिस्पॉन्स में स्टोर कर देगा। और हम लोग क्या रिटर्न कर रहे हैं? रिस्पॉन्स को रिटर्न कर रहे हैं और जेसन फॉर्मेट में अपने डाटा को जो है स्टोर करा रहे हैं। तो ये जो फंक्शन था ये सिंपली गेट वेदर डेटा फॉर सिटी को हम लोगों ने यहाँ पर अपने प्रोवाइडर में, ये जो हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर डिफाइन किया है उसके अंदर हम लोगों ने उसको कॉल करके इसके अंदर हम लोगों ने अपनी सिटी का नाम एज अ प्रॉप देंगे और ये इसको सेव कर देगा रिस्पॉन्स में। और रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स हम लोग फाइनली उसको स्टोर करा रहे हैं डेटा में। जैसे मैंने पहले बताया था कि डेटा में फाइनली हम हमारे पास जो रिट्रीव्ड एपीआई लिस्ट होगी वो डेटा में हम स्टोर कर देंगे। तो ये फंक्शन जो है हमारी एपीआई से जो डेटा फेच करके हमारे जो लोकल या कॉन्टेक्स्ट का जो वेरिएबल है डेटा उसके अंदर स्टोर करा देगा। अब मेन चीज़ आप ये समझ लें, प्रोवाइडर ये तो हमारी आप लोगों ने पहले भी पढ़े थे कि हर एक कंपोनेंट के अपने लोकल वेरिएबल्स होते हैं, उसमें आप फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। कुछ भी जावास्क्रिप्ट का जो भी लॉजिक होगा या जो भी लॉजिक होगी वो आप रिटर्न के स्टेटमेंट से पहले डिफाइन कर देंगे। तो ये सिंपली दो स्टेट वेरिएबल्स है और एक फंक्शन है, हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझने की वो है कि ये कंपोनेंट हमारे पास रिटर्न क्या कर रहा है। रिटर्न में इसकी जो पूरा जो कॉन्टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट है वो हिडन है। रिटर्न में आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक कंपोनेंट यहाँ पर रेंडर किया है। उस कंपोनेंट का नाम क्या है? वेदर कॉन्टेक्स्ट। फिर हमने डॉट फंक्शन यूज किया है प्रोवाइडर, वेदर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। वेदर कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर कहाँ से आ रहा है हमारे पास? ये जो हम लोगों ने एम्प्टी कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया था इसी को हम कह रहे हैं। यहाँ तक तो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट था एम्प्टी था, लेकिन यहाँ पर हम इसके अंदर वैल्यूज पुश कर रहे हैं। यहाँ पर तो नल है, लेकिन हम लोग रिटर्न क्या कर रहे हैं अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर? ये 4 वैल्यूज, ये 4 वैल्यूज हम अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर पुश कर रहे हैं या अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्टोर करा रहे हैं। हम लोग इसका जो पर्पस है हम लोग जो मेन इसका फंक्शन है कि क्यों हम लोग ये 4 स्पेसिफिक वैल्यूज क्यों स्टोर करा रहे हैं अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर। इसका मतलब ये है कि हम डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर इन 4 वैल्यूज को यूज करेंगे। ये जो 3 चाइल्ड जो कंपोनेंट्स है इनके अंदर हम लोग इस वैल्यूज को एक्सेस करेंगे और जो भी हमारा जो लॉजिक होगा उसी के मुताबिक हमारे फ्रंट एंड के ऊपर इन वैल्यूज को यूज करके हम कोई ना कोई या डाटा शो करा रहे होंगे या कोई जो लॉजिक है उसको इम्प्लीमेंट करा रहे होंगे। तो ये सिंपली ये जो 4 वैल्यूज है हम लोगों ने इसको प्रोवाइडर में इंसर्ट कर दिया है ताकि हमारे जो जितने भी चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं जिसको भी हम प्रोवाइडर कॉन्टेक्स्ट देंगे वो उनको इजीली एक्सेस कर सकेगा। जैसा कि हम लोगों ने सबसे पहले हमारी जो एपीआई का डाटा है वो हम लोगों ने यहाँ पर लिस्ट कर लिया है। दूसरा हमारा जो फेच डेटा फंक्शन है उसको हम लोगों ने यहाँ पर लिस्ट कर लिया है। और जो हमारे पास सर्च सिटी और सेट सर्च सिटी के जो डेटा जो स्टेट वेरिएबल्स है वो हम लोगों ने इसको एज अ वैल्यू दे दिए हैं प्रोवाइडर को।
इसके बाद हम लोगों ने इसको यहाँ पर एक लाइन ऑफ कोड लिखा है कि props.children। props.children का क्या मतलब है? प्रॉप्स तो आपने पढ़े थे कि पेरेंट से डेटा आ रहा है और चिल्ड्रन उस डेटा को रीड कर रहे हैं या एक्सेस कर रहे हैं। तो प्रॉप्स तो ये था कॉन्सेप्ट। लेकिन डॉट चिल्ड्रन का क्या मतलब है? डॉट चिल्ड्रन का यहाँ पर मतलब है कि जिस कंपोनेंट को हम ये प्रोवाइडर देंगे या ये कॉन्टेक्स्ट देंगे, वो चिल्ड्रन ये डेटा एक्सेस कर सकेगा। बात समझ में आ रही है कि जिस कंपोनेंट को हम ये प्रोवाइडर देंगे, वो जो चाइल्ड कंपोनेंट है वो सिर्फ इस डेटा को एक्सेस कर सकेगा। ये सिंपली हमारे जो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर का कॉन्सेप्ट है वो ये है। और लास्ट में हम लोगों ने क्या करना है स्टेप 3 में? सबसे पहले तो हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट किया। दूसरे स्टेप में हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड किया कि मतलब जो भी वैल्यूज जो भी डेटा मैंने शेयर करना है मैंने यहाँ पर डिफाइन करके उसके अंदर चिल्ड्रन को डिफाइन कर दिया कि चिल्ड्रन ये डेटा एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में हम लोगों ने इसको ये जो प्रोवाइडर है उसको शेयर करना है। शेयर करेंगे हम बाकी कंपोनेंट्स के साथ। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक अलग से कंपोनेंट बनाया है यूज वेदर के नाम से। यूज वेदर सिर्फ क्या कर रहा है? एक चीज रिटर्न कर रहा है, जो हमारा ये कॉन्टेक्स्ट था जिसके अंदर हमारी जो सारा डेटा अवेलेबल है उसको रिटर्न करा रहा है। तो अब आपके लिए इतना इजी हो गया है कि डेटा को शेयर करना अपने चाइल्ड कंपोनेंट्स के साथ। जिस कंपोनेंट में भी आपने अपना डेटा शेयर करना है उसमें सिर्फ आपने इस हुक को कॉल करना है, यूज वेदर जो हुक है इसको कॉल करना है। तो ये इजीली इन चारों वैल्यूज को या जितने भी यहाँ पर डेटा होगा उनको एक्सेस कर पाएगा। तो ये सिंपल हमारा जो कॉन्टेक्स्ट का कॉन्सेप्ट है ये है। 3 स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल है कि सबसे पहले आपने कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना होता है, फिर आपने कॉन्टेक्स्ट को कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करनी होती है कि ये डेटा जो है शेयर कर दो जो भी इस कॉन्टेक्स्ट को यूज कर रहा है। और सबसे लास्ट में तीसरे स्टेप में आपने उस कॉन्टेक्स्ट को बाकी कंपोनेंट्स के साथ शेयर करने के लिए उसको रिटर्न करा देंगे। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी आपको। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रोवाइडर को हम यूज कहाँ कर रहे हैं, मतलब इसके चिल्ड्रन कौन है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है props.children, तो मतलब इसका चाइल्ड कौन है, इसका कौन सा कंपोनेंट चाइल्ड है जो इसकी वैल्यूज को एक्सेस कर रहा है। तो कहाँ गया? हाँ यहाँ पर है। ये हम लोगों का वो जो हम लोगों ने एंट्री पॉइंट है हमारी ऐप की, हम लोगों ने जो पहले पढ़ी थी, ये हम लोगों का वो एंट्री पॉइंट वाला फाइल है। उसके अंदर हम लोग सिर्फ वो अपने रूट कंपोनेंट को जो रेंडर कर रहे होते थे, तो उसको हम लोगों ने सिंपली यहाँ पर रैप करा दिया है वेदर प्रोवाइडर। वेदर प्रोवाइडर कौन था हमारे पास? ये जो कॉन्टेक्स्ट को प्रोवाइड कर रहा है। वेदर प्रोवाइडर को हम लोगों ने अपने ऐप कंपोनेंट को रैप करा दिया है अपने वेदर प्रोवाइडर। अब इससे क्या होगा हमारी? इसका मतलब ये है कि ऐप के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, ऐप के जितने भी ये चिल्ड्रन है, उन सब को एक्सेस होगी हमारी ये इस कॉन्टेक्स्ट की। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर हम अलग-अलग अपने हर एक चिल्ड्रन को रैप कराते तो वो इनएफिशिएंट वे है। तो चूँकि हम हर डिफरेंट चिल्ड्रन में इसको यूज़ कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली अपने जो रूट कंपोनेंट है उसको रैप करा देंगे अपनी कॉन्टेक्स्ट में। इसके बाद हमारे जो ऐप है इसमें कोई भी जो कंपोनेंट होगा उसको एक्सेस होगी अपने जो हम लोगों ने प्रोवाइडर में कॉन्टेक्स्ट दिया है। तो इससे जो हमारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही सिंपल हो गई है। क्योंकि पहले अगर आपने डेटा को ट्रांसफ़र करना होता था प्रॉप्स के थ्रू, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि वो वन वे डेटा ट्रांसफ़र था। सिर्फ पेरेंट से चिल्ड्रन को डेटा ट्रांसफ़र हो रहा था। लेकिन कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम टू वे कम्युनिकेशन को क्रिएट कर सकते हैं कि पेरेंट भी अपना जो डेटा है वो चाइल्ड को ट्रांसफ़र कर सकता है और चाइल्ड भी
अपना डेटा पेरेंट को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो ये और सिंपली जो हमारी जो डेटा की फ्लो है, वो उसको प्रिडिक्टेबल बनाता है और हमारे जो जितने भी चिल्ड्रन हैं, वो सब उन इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने ये यूज़ वेदर इंपोर्ट किया है, यूज़ वेदर वो जो कस्टम हुक था जिसके पास सब नॉलेज है या जो सब प्रोवाइडर की वैल्यूज़ है, इसके पास स्टोर है। तो सिंपली मैंने इसको कॉल कर लिया है अपनी ऐप कंपोनेंट के अंदर और इसको स्टोर करा दिया है वेदर वेरिएबल के अंदर। अब यहाँ पर मैंने अपने बटन को जो हम लोगों का बटन था, ये ये हम लोगों का जो बटन है सिंपली इसका क्या फंक्शन है कि ये जैसे ही मैं इसको सर्च के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये एपीआई को रिक्वेस्ट सेंड करेगा। तो अब इतना सिंपल जो है ये कॉन्टेक्स्ट के थ्रू इतना सिंपल हो गया है कि हम लोग सिर्फ सिंपली एक दफ़ा हम लोगों ने कॉन्टेक्स्ट पूरा क्रिएट कर लिया है। अब जहाँ आपकी मर्ज़ी हो आपने सिर्फ इसको इंपोर्ट करना है जिस भी कंपोनेंट के अंदर हो। हम लोगों ने इसको इनपुट के अंदर भी देख लें कि हम लोगों ने इसको इंपोर्ट कराया है। इसको हम लोगों ने कार्ट के अंदर भी इंपोर्ट कराया है। इसको हम लोगों ने ऐप के अंदर भी इंपोर्ट कराया है। क्यों? क्योंकि इन सब तीनों कंपोनेंट्स में हमें इसकी वैल्यूज़ रिक्वायर है। तो एक ही जगह पर हम लोगों ने वो सारे जो वैल्यूज़ है उनको डिफ़ाइन कर दिया है और उसको प्रोवाइड कर दिया है। अब चाहे आपके पास 10 कंपोनेंट्स हो, 20 कंपोनेंट्स हो, सब के अंदर आपने सिर्फ़ एक ही कमांड लिखनी है या एक लाइन ऑफ़ कोड आपने इंपोर्ट कराना है और उसको पूरा एक्सेस होगा उसके डेटा का। तो ये सिंपली जो हमारा कॉन्टेक्स्ट का जो मेन पर्पस है यही है कि आपको एक ही दफ़ा एक ही फाइल में उनको सबको डिफाइन करना होता है, बाकी आप चाहे जिस भी चिल्ड्रन के अंदर हो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्या और जो हमारा विदाउट जो कॉन्टेक्स्ट का जो मेथड है जो प्रॉप्स था मेनली, उसमें क्या था कि आपको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना होता था। अगर मैंने यहाँ पर वेदर डॉट फेच डेटा लिखना होता था तो सबसे पहले मैंने इसको यहाँ पर ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को मैंने कॉपी करके अगर विदाउट मैं कॉन्टेक्स्ट इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता तो सबसे पहले मैंने ये फेच जो डेटा है मैंने अपने कंपोनेंट के अंदर ही डिफाइन करना था। फिर उसको मैं अपनी इस जो चाइल्ड है उसको पता चलता कि भाई फेच डेटा मेरे पास एक्चुअली है क्या। ये हमारा विदाउट जो कॉन्टेक्स्ट है इस तरह से वर्क कर रहा था। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने डिफाइन ही नहीं किया, लेकिन फिर भी इसको पता है कि फेच डेटा क्या है मेरे पास। क्यों? क्योंकि इसके पास हम लोगों ने इसको सिर्फ कॉन्टेक्स्ट दे दिया है। उसको पूरे जो वेरिएबल्स है, जो डेटा है उसका इसकी नॉलेज इसके पास मौजूद है कि फेच डेटा मेरे पास यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन है, तो ये आपको कोई एरर नहीं देगा। तो बात हो सकता है कि क्लियर हो गई हो आपको। अगर हम कॉन्टेक्स्ट यूज़ ना करते तो हर एक चीज़ मैंने यहाँ पर अलग-अलग डिफ़ाइन करनी होती। अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर अपने कॉन्टेक्स्ट को यूज़ कर रहा हूँ, तो इन सब वेरिएबल्स को मैंने अलग यहाँ पर भी डिफ़ाइन करना होता था। और अगर मैंने यहाँ पर कुछ डेटा जो है एक्सेस करना होता, सबसे पहले मैंने इनको यहाँ पर डिफ़ाइन करना होता था, फिर मैं यूज़ कर सकता था। लेकिन सिंपली मैंने एक लाइन ऑफ़ कोड की मदद से अपने पूरे कंपोनेंट्स जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन सबको पता है कि वेदर क्या है हमारे पास। बस मैंने सिर्फ़ अपना लॉजिक डिफ़ाइन करना है और उसको ऑटोमेटिकली आइडिया है कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये वेदर क्या है और क्या लॉजिक है और क्या डेटा मैं एक्सेस कर रहा हूँ, उसको सब चीज़ का पता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसको कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। तो ये सिंपली हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट के कॉन्सेप्ट्स होते हैं इंतहाई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके जो कम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट है या डेटा ट्रांसफ़र होता है, वो सिंपली आप प्रॉप्स के थ्रू या स्टेट के थ्रू हैंडल नहीं कर सकते। आपको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना होता है ताकि आपके जितने भी चिल्ड्रन हैं,
उन सब को आइडिया हो कि भाई ये डाटा क्या है और कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो आप बाकी जो इसका जैसे फ़र्ज़ करें मैं आपको ये बटन का लॉजिक एज़ अ एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। बाकी मैं आपको ये कोड शेयर कर दूँगा, आप खुद भी इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और डिटेल में आप इसको देख लें कि हर एक चीज़ किस तरह से डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। मैं आपको एक बटन का जो है एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। यहाँ तक तो मैंने अपने कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट भी कर लिया, उसको प्रोवाइड भी कर लिया और उसको अपने कंपोनेंट्स के साथ शेयर करने के लिए उसको यूज़ वेदर के अंदर स्टोर भी करा दिया। अब इसका जो हम लोग एक्चुअली जो यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपने यूज़ वेदर को कॉल करना है इंपोर्ट करके और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया हम लोगों ने। इसके बाद बटन में मैंने एक जो बटन का कंपोनेंट बनाया था। बटन क्या करता है कि किसी भी क्लिक के ऊपर आपकी कोई लॉजिक इम्प्लीमेंट कराता है। वो आपका फॉर्म डाटा भी सबमिट कर सकता है, वो आपके लिए एपीआई को रिक्वेस्ट सेंड करके डाटा भी फेच कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग बटन से जो काम ले रहे हैं कि वो ये है कि हमारी एपीआई को कॉल करके जो डाटा जिस सिटी का हम लोगों ने नाम दिया है वो उसका जो वेदर डाटा है वो फेच करके ले आओ। तो बटन में जो ऑन क्लिक हम लोगों ने 2 प्रॉप्स दिए हैं। ये 2 प्रॉप्स है, एक वैल्यू प्रॉप है और एक ऑन क्लिक प्रॉप है। जो वैल्यू प्रॉप है वो तो सिंपली आपके बटन के ऊपर टेक्स्ट डिस्प्ले करता है। जो मेन प्रॉप है हमारे पास ऑन क्लिक है। ऑन क्लिक का क्या करता है कि जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा वो हमारी एपीआई को गेट रिक्वेस्ट जो है सेंड कर देगा। तो सिंपली मैंने यहाँ पर क्या किया, वेदर डॉट फेच डेटा। वेदर क्या है, हमारे पास हमारा कॉन्टेक्स्ट है और डॉट फेच डेटा क्या है, ये फंक्शन जो हम लोगों ने अपने प्रोवाइडर के अंदर डिफाइन किया था। ये सिंपली हम लोगों ने सिंपल 2 वर्ड्स की मदद से हम लोगों ने पूरी एपीआई अपनी कॉल कर ली। आपके पास आपको कोई दूसरा कोड नज़र नहीं आ रहा कि फेच डेटा का फंक्शनैलिटी क्या, फेच डेटा डिफाइन हम लोगों ने यहाँ पर नहीं किया। लेकिन सिर्फ 2 वर्ड्स की मदद से हम लोगों ने पूरी अपना जो एपीआई है उसको कॉल कर लिया। क्योंकि क्योंकि इसको पता है कि वेदर क्या है और फेच डेटा फंक्शन क्या काम कर रहा है। तो सिंपली हम लोगों ने ऑन क्लिक इसको जो फंक्शन है वो वेदर डॉट फेच डाटा एज अ प्रॉप इसको पास कर दिया है। अब यहाँ पर देख लें जो एक्चुअली में हम लोगों के बटन कंपोनेंट का जो कोड है वो तो सिंपल है कि हम लोगों ने एक बटन कंपोनेंट क्रिएट कर लिया, उसके अंदर प्रॉप्स डिफाइन कर लिए। प्रॉप्स क्यों, क्योंकि ये पेरेंट से कुछ डेटा रिसीव कर रहा है। उसके बाद हम लोगों ने रिटर्न करा दिया बटन। बटन में हम लोगों ने क्लास नेम उसकी स्टाइलिंग के लिए दे दिया है और ऑन क्लिक जो फंक्शन है, ऑन क्लिक में क्या रिसीव कर रहे हैं हम लोग, जो पेरेंट से डाटा आ रहा है। पेरेंट से क्या आ रहा है, प्रॉप्स डॉट ऑन क्लिक। प्रॉप्स डॉट ऑन क्लिक क्या है, ये है ऑन क्लिक कि मतलब जो हम लोग पेरेंट में इसको ये डाटा दे रहे हैं, ये सिंपली इसको गेट कर रहा है, रीड कर रहा है। तो जैसे ही मैं बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जो फंक्शन है ये इसको कॉल कर लेगा और जो हमारे पास जो फेच डेटा फंक्शन है वो ऑलरेडी जो डिफाइंड है वो हमारी जो एपीआई उसको रिक्वेस्ट सेंड करके इसको स्टोर करा देगा डाटा के अंदर। अब इस डाटा को हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपने कार्ड के अंदर। डाटा को हम लोग कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, अपने कार्ड के अंदर। तो यहाँ पर भी सिंपली हम लोगों ने यूज़ वेदर को सिर्फ इंपोर्ट कर दिया है और वह उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। यहाँ पर जो हमारी इमेज है या हम लोग जो ये जो टेम्परेचर है या ये जो रीजन है उन सब को हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पर वेदर डॉट डाटा करके जहाँ पर भी हम लोगों की ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, ये डाटा ऑब्जेक्ट के अंदर लोकेशन में हमारी सारी वो कंट्री है, नेम है, ये स्टोर है। हम लोगों ने सिर्फ क्या करना है, वेदर डॉट डाटा डॉट लोकेशन डॉट नेम ये करके, क्योंकि हमारी जो जेसन फॉर्मेट उसने हम लोगों ने फेच की है
उसके अंदर जो कंट्री है या जो नेम है वो डाटा के अंदर, लोकेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, स्टोर कर रही है। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको कर दिया है weather.data.location.name। आपने अगर रीजन एक्सट्रैक्ट करना है तो इसी तरह से आपने weather.data.location.region करना है। इसी तरह से आप जो भी डाटा आपको रिक्वायर होगा वो आप अपनी एपीआई ने जो रिस्पांस आपको सेंड किया है उससे एक्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी लॉजिक नहीं है कि वेदर क्या है या ये डेटा कहाँ से आ रहा है। तो सब जो इसका आप समझ ले ब्रेन है, ये कॉन्टेक्स्ट है। तो आपने हम लोगों ने एक कॉन्टेक्स्ट के थ्रू अपने कितने सारे कंपोनेंट्स को जो है डाटा ट्रांसफ़र कर दिया है, वो सिंपली वो उस डाटा को जो है यूज़ कर रहे हैं। तो यही हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल होता है डेटा शेयरिंग का टू वे, वो हम लोग कॉन्टेक्स्ट के थ्रू कर देते हैं। तो बाकी तो सिंपल है हम लोगों की ऐप जो है, लेकिन इसके बिहाइंड जो लॉजिक है वो आपको समझाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये किस तरह से हम लोगों की जो डाटा है वो शेयर हो रही है। तो बाकी मैं आपको ये कोड सेंड कर दूंगा, आप खुद भी इसको रीड कीजिएगा। और अगर कोई भी आपको यहाँ पर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो फिर भी आप चैट जीपीटी में वो कोड आप पेस्ट कर सकते हैं, वो आपको थोड़ा सा और डिटेल्ड भी एक्सप्लेनेशन दे देगा कि ये किस तरह से ये किस इस चीज़ का या इस लाइन ऑफ कोड का क्या हमारे पास मकसद है। तो सिंपली ये हमारे पास जो टोटल हमारी जो क्या कहते हैं डेटा मैनेजमेंट है, और या जो कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम लोग डेटा शेयर करते हैं पेरेंट से चाइल्ड की तरफ या चाइल्ड से पेरेंट की तरफ, वो किस तरह से पॉसिबल है। तो यहाँ पर जिस तरह से हम लोग बटन बटन की जो कॉल करता है फेच डेटा को, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि बटन क्या करता है, हमारी फेच डेटा फंक्शन को कॉल करता है। तो ये क्या है, हमारे पास चाइल्ड टू पेरेंट डेटा ट्रांसफर कर, आप कह सकते हैं कि चाइल्ड रिक्वेस्ट भेज रहा है अपने पेरेंट को, क्योंकि बटन तो चाइल्ड है। वो फेच डेटा हमारे पास हमारे वेदर में था, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में था, तो प्रोवाइडर हमारा पेरेंट था। तो चाइल्ड अपने पेरेंट को कॉल कर रहा है कि मुझे ये डेटा प्रोवाइड करो। तो ये चाइल्ड टू पेरेंट डेटा या स्टेट मैनेजमेंट हो गई। इसी तरह से जो कार्ड यहाँ पर हम लोगों ने डिफाइन किया था, जो कार्ड जो है डेटा रीड कर रहा है वो किस से रीड कर रहा है, वो अपने पेरेंट से रीड कर रहा है, क्योंकि हमारे जो डेटा ऑब्जेक्ट था वो हमारे वेदर प्रोवाइडर के अंदर स्टोर है। तो सिंपली ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं पेरेंट टू चाइल्ड डाटा ट्रांसफ़र, क्योंकि कार्ड के पास जो डाटा आ रहा है वो अपने प्रोवाइडर के थ्रू आ रहा है, वो सिंपली वो उसको रेंडर करा रहा है अपने अपने फ्रंट एंड के ऊपर। तो ये पेरेंट से डाटा जा रहा है अपने चाइल्ड के अंदर। और सबसे जो फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा इनपुट, जिसके अंदर हम लोग सिटी का नाम दे रहे हैं, कोई भी सिटी हो, तो वो तो ये प्रोसेस क्या है हमारा, ये भी हमारा चाइल्ड से डाटा जा रहा है अपने पेरेंट की तरफ। चाइल्ड, क्योंकि ये चाइल्ड कंपोनेंट है इनपुट, मैं यहाँ पर कोई भी लेटर या कोई भी सिटी का नाम देता हूँ, तो ये सेंड किसको कर रहा है, ये अपने पेरेंट कौन है, जो हम लोगों का ये प्रोवाइडर था, वो अपने प्रोवाइडर को डाटा सेंड कर रहा है कि यूज़र ने इस सिटी को इंसर्ट किया है। तो पेरेंट जो है अपने कॉन्टेक्स्ट में उसको सेव कर देगा कि भाई सिटी का नाम क्या है जो हमारे यूज़र ने इंसर्ट किया है। तो बताने का मकसद ये था कि ये आप देख सकते हैं कि हर एक कंपोनेंट जो है डिफरेंटली उसमें डाटा फ्लो हो रहा है। कहीं पर चाइल्ड टू पेरेंट डाटा फ्लो हो रहा है, और कहीं पर पेरेंट टू चाइल्ड डाटा जो है ट्रांसफ़र हो रहा है। और ये इस सब चीज़ को जो पॉसिबल बनाता है वो हमारे पास ये एक ही जो कॉन्सेप्ट है या जो एक ही हमारे पास इम्पोर्टेंट हुक है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक। इसके थ्रू हम लोग डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं टू वे, फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड और चाइल्ड टू पेरेंट।
इसके बहुत सारे यूज़ केसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे कि जहाँ भी आपको डाटा की ट्रांसफ़र या डाटा मैनेजमेंट करनी होगी तो आप जो है कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर सकेंगे। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल हो तो फिर हम लोग रैप अप की तरफ जाएँगे अपने इस कोर्स को। यहाँ तक अगर किसी को कोई समझ ना आई हो तो आप सवाल कर सकते हैं। क्लियर है मेरे ख़्याल से आपको? अच्छा जी, तो लास्ट में मैं सिंपल वो एक छोटा-सा मैं आपको बता दूँ कि ये तो हम लोगों ने अपना फ़र्ज़ करें ऐप पूरा आपने कंप्लीट कर लिया। अब इसको रियल टाइम में डिप्लॉय कैसे करना है? इसकी डिप्लॉयमेंट कैसे होती है हमारे पास? फ़र्ज़ करिए ये पूरा ऐप हमारा प्रोडक्शन के लिए रेडी है। तो हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स है या रिसोर्सेज़ है जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्शन के लिए जो रेडी ऐप है उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। मैंने अब तक खुद ही सिर्फ़ वर्सल के ऊपर काम किया है, तो वर्सल हमारे पास जो एक प्लेटफ़ॉर्म है, वो आपको अलाउ करता है कि आप अपने ऐप को मतलब इंटरनेट के ऊपर ऑनलाइन इसको स्टोर करा सकते हैं ताकि कोई भी दुनिया में किसी भी जगह के ऊपर हो, वो आपकी ऐप को एक्सेस कर सकता हो। तो प्रोडक्शन के लिए आपके पास वर्सल होता है, नेटलिफ़ाई भी है और मेरे ख़्याल से 2-3 और भी इस तरह के कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स थे, जिसकी मदद से आप अपने प्रोजेक्ट को या कोई भी ऐप आप अपनी जो भी आगे प्रोजेक्ट्स बनाएँगे, उसको आप लाज़मी डिप्लॉय कीजिएगा किसी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ताकि अपनी सीवी के ऊपर आप उसको शेयर कर सकें और उसको लाइव जो है आपके जो रिक्रूटर्स हैं, उसको चेक कर सकें कि वाक़ई इसने ये ऐप इसकी फ़ंक्शनिंग है, काम कर रही है या इसने सिर्फ़ ऐसे ही मेंशन कर दिया है। तो ये आपके पास एक रियल प्रूफ होता है कि वाक़ई मैंने एक ऐप बनाई है जो वर्किंग भी है और फंक्शन भी कर रही है। तो उसके लिए आपको ऐप जो है डिप्लॉय करनी होती है। आपको कोई भी होस्टिंग परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी डोमेन नेम परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हैंडल करता है हमारे पास ये जो प्रोवाइडर्स होते हैं डिप्लॉयमेंट के। तो सबसे इनमें जो फ़ेमस वो है, एक वर्सल है, एक नेटलिफ़ाई है, तो इन दोनों में से कोई भी आप चूज़ कर लें, तो उसके ऊपर आप अपनी प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हैं। क्योंकि टाइम कम है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी डेमो नहीं दे सकूँगा। ये यूट्यूब के ऊपर इसकी बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल होंगी। आप उसको देख लीजिएगा कि आप अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से वर्सल के ऊपर डिप्लॉय कर सकेंगे। लेकिन मैं थोड़ा-सा सरसरी इसका थोड़ा-सा बता देता हूँ कि आपने सिर्फ़ अपने वर्सल के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद प्रोजेक्ट्स के टैब में यहाँ पर ऐड न्यू हमारे पास ऑप्शन है। ऐड न्यू के ऊपर के बाद आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर वो आपको कहेगा कि अपनी गिटहब जो गिट का प्रोफ़ाइल है, उसको वर्सल के साथ कनेक्ट करना होता है। तो आपको अब अपना जो गिट का प्रोफ़ाइल है वो भी बिल्ड करना है। तो उसके बाद आप पहले आप अपने प्रोजेक्ट को गिटहब के ऊपर पुश करेंगे और जैसे ही वर्सल को आप गिटहब के साथ कनेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स होंगे आपके गिटहब के ऊपर वो ऑटोमेटिकली उनको फ़ेच कर लेगा। यहाँ पर सिर्फ़ आपने अम, सिंपली आपने उनको इम्पोर्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दें और इसके बाद अगर कोई फ्रेमवर्क होगा जैसे अगर नेक्स्ट जेएस में आपने बनाया है या कोई और आपने अ, वो सेलेक्ट करना है उसके बाद आपने सिंपली डिप्लॉय के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही डिप्लॉय के ऊपर क्लिक करेंगे आप आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा और एंड के ऊपर वो आपको उसका रिज़ल्ट दे देगा, वो लिंक भी शेयर कर देगा आपके पास कि आपकी जिस तरह से ये है। उसने मेरे जो
उसको उसने प्रोजेक्ट को प्रोसेस कर दिया है और हमारी जो प्रोजेक्ट है वो डिप्लॉय हो गई है। सिर्फ़ आपने यहाँ पर कंटिन्यू टू डैशबोर्ड आप कर देंगे और इसने ये देखिए ये डोमेन्स जो है ये यहाँ पर ये लिंक दे दिया है। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। मेरा शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने प्रॉपर्ली अपने प्रोजेक्ट को गिटहब के ऊपर पुश नहीं किया था। कुछ इश्यू वो सिर्फ़ मैंने एक सिंपली एक रूट फ़ोल्डर पुश किया था, इसी वजह से पूरा जो प्रोजेक्ट डाटा है वो पुश नहीं हुआ था, इसीलिए यहाँ पर वो नॉट फाउंड आ रहा है। लेकिन प्रोसेस बाकी वही होगा, जैसे ही आप अपने प्रोजेक्ट को गिटहब के ऊपर पुश करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिकली वो लिस्ट में आ जाएगा। आपने सिंपली उसको डिप्लॉय के ऑप्शन पर क्लिक करना है और एट द एंड वो आपको लिंक दे देगा। ये लिंक जो है आप किसी भी अपनी सीवी के ऊपर मेंशन कर सकते हैं और अपने लिंक्डइन के ऊपर शेयर कर सकते हैं और जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो इंटरनेट के ऊपर लाइव चला जाएगा। अच्छा जी, तो अब ऑफ़िशियली हम लोगों का कोर्स जो है फाइनली इट हैज़ कम टू एन एंड और सबसे पहले मैं तो आप सबको जो है हाईली आई एप्रिशिएट योर कंसिस्टेंसी, आई एप्रिशिएट योर हार्ड वर्क कि आप कंसिस्टेंट रहे थ्रू आउट द कोर्स वर्क। आपने हर टास्क को जो है अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट किया और हर जो जितने भी हम लोग आपको असाइनमेंट्स देते थे आपने सब सबमिट किए। तो और क्योंकि अक्सर लोग जो है बीच में क्विट कर जाते हैं, लेकिन मैंने नोटिस किया था जितने भी हमारे डे फर्स्ट से हमारे जितने भी स्टूडेंट्स थे और जो पार्टिसिपेंट्स थे वो बिल्कुल टिल द एंड हमारे साथ स्टिक रहे और हर दिन आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहें और कभी भी उन लोगों ने हाफ थ्रू जो है अपने कोर्स को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ा। तो ये सबसे अच्छी जो मैं एप्रिशिएट करूँगा जितने भी हमारे एक्टिव जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, इन सब ने बड़ी मेहनत से, बड़ी हार्ड वर्क से इस कोर्स को कंप्लीट किया है एंड यू डिज़र्व ऑल द एप्रिसिएशन एंड आई होप कि आपने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी होंगी। हम लोगों ने अपनी बिल्कुल क्या कहते हैं कि मैक्सिमम एफर्ट्स अपनी लगाई है कि जितना भी हमारी कैपेसिटी के अंदर जितने भी हम लोगों की नॉलेज हो उससे बढ़कर आपको नई चीज़ें हर टॉपिक जो है समझाने की हम लोगों ने पूरे ट्रेनर्स जो हमारे साथ सर अतीक थे उन लोग उसने बहुत ज़्यादा मेजर जो चंक ऑफ हम लोगों की जो टॉपिक्स थे उसने पढ़ाए थे। हमारे पास जो सर कासिम थे उसने बहुत ज़्यादा जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए थे बहुत बहुत ही मेहनत के साथ सब ट्रेनर्स ने कोशिश की है कि आपको जो चीज़ें हैं जो हम लोग आपको सिखा सकें, आपको आपके लिए कुछ नई इन्फॉर्मेशन या आपकी नॉलेज में हम लोग इज़ाफ़ा कर सकें। तो हम लोगों ने हत्तल इम्कान कोशिश की है, अपनी कैपेसिटी से बढ़कर एफ़र्ट्स की है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनको चीज़ें सिखा सकें और अच्छा, जी, जी। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, यानी कि कंसिस्टेंट रहे। देखें, आप लोगों ने 6 वीक कंसिस्टेंट रहे, आप लोग कुछ ना कुछ तो आप लोगों ने लर्निंग की होगी। वेब आप में लर्निंग की है आपने, मनसेक, रिएक्ट आप लोग को बेसिक्स आ गई हैं। अब इससे आगे इंशाल्लाह आपका कवर हो जाएगा अगर आप इसी तरह 2-3 क्लासें और ले लेंगे यूट्यूब पे या जो भी। अब अगर यही जर्नी आप लोग इस तरह ही आईकोड पे कंसिस्टेंट रहे 3 या 4 मंथ, तो मैं कहता हूँ कि आप लोग उस टाइम उस लेवल पे होंगे कि आप एक compete कर रहे होंगे गूगल डेवलपर को, जो है गूगल में जॉब कर रहा है। अगर आप इस तरह 3 3 मंथ से रेफर करते हैं कि आप लोग एक्टिव रहे आई कोड पे, तो आप इतने पॉलिश हो जाते हैं कि आपका मुकाबला गूगल जितने बड़े बड़े डेवलपर के साथ नहीं लग पड़ता है। क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग यही चीज़ें पढ़ रहे हैं, लीड कोड कर रहे हैं, पाइथन कर रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं। ये वेब तो भी बेसिक्स है। वेब अच्छी चीज़ है, स्कोप है इसका, हर चीज़ है। लेकिन जो सर जफर कहते होते हैं कि अगर आप हाईकोर्ट पे रहें तो कोई 3 मंथ बस रहें आप एक्टिव, इस तरह ही एक्टिव रहें,
तो आपका आपका कोई कंपटीशन, आप अगर आप लोकल भी जॉब करने जाएंगे आपका कोई मुकाबला नहीं करेगा, इतनी आपकी लॉजिक स्ट्रांग होगी। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट, इस तरह कंसिस्टेंट रहे लाइफ में, इंशाल्लाह आप Yeah, तरक्की thank you, करेंगे बहुत ज़्यादा। everybody, or moderator, especially to all of you. And moderator में सबसे ज़्यादा सर तैयब, रिहान, thanks to all of, and मैडम फिज़ा और rest of the people. सर हमजा नईम, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप जॉब के बाद हमारे साथ टाइम गुजारते थे, काफ़ी मुश्किल होता है, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में तो और ही ज़्यादा। तो बाकी मेंबर आपका भी बहुत शुक्रिया। कोई सजेशन हमारे लिए एनीबॉडी देना चाहता हो? मैडम कंवल, आप कोई सजेशन देना चाहते हो? इनका भी मेरे ख्याल 2-3 ईयर पहले की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, लेकिन ये अब चीज़ें सीख रही हैं, कह रहे हैं हाउ इज़ द नॉलेज गैप। तो मैडम कुछ आप कहना चाहते हो? इनका एक्सपीरियंस भी है मेरे ख्याल बैंकिंग का, प्रोफेशनल है, हमारे साथ आके मतलब क्लासेस ले रही थी। इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस विद हर। एंड मैडम आप कुछ कहना चाहते हो? अगर अनम्यूट कर सकते हो इस रात के इस टाइम में अपने आप को। चलिए, अगर नहीं कर सकते तो नो इशू मैडम। अगेन थैंक्स टू एवरीबॉडी। सर मुबरेज आपका भी, और जितने बहुत ही ज़्यादा रेगुलर थे पर्सन। तो हम सेशन को फिर एंड कर देते हैं, हमारा टाइम ख़त्म हो गया। सर सी यू इन हमारे नेक्स्ट बूट कैंप। पूरे जी मॉडरेटर्स जी। का बहुत थैंक यू। वो हमारे जितने भी सर हाफिज उसामा थे, सर तैयब थे, मैडम फिज़ा नदीम थी, उनकी वजह से हमारे जितने भी सेशंस थे वो पॉसिबल हुए। उनकी भी एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सर, सर आपके एफर्ट्स। सामा की बड़ी मेहनत थी। जी वो जी बिल्कुल। 10 मिनट थैंक यू पहले सर, पंद्रह आपका भी। मिनट पहले एक्टिव कर देते थे कि सर क्लास आपका है। भी थैंक यू। और जितने मैं पार्टिसिपेंट हैं, आपने 6 वीक आर्टिकल जो पे मैंने बहुत ज्यादा लर्न किया मॉडरेटर है, गुस्सा किया है, लेकिन सर तो नहीं नहीं, बहुत ही एफिशिएंट वे में पूरे कोर्स को मैनेज करके चले हैं हमारे सारे मॉडरेटर्स, स्पेशली सर हाफिज उसामा। तो दे सर थैंक आल्सो यू, डिड। आपका भी सर, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। और थैंक यू पार्टिसिपेंट आपका भी। सर रेहान, ये मेरे ख्याल आप होस्ट, हमारा एक टाइम लास्ट मिनट है ऊपर हो गया, वो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास जी पता जी नहीं है। सर, लास्ट अल्लाह में आप हाफिज। लोग सर पोस्ट लगाएं कि लिंक्डइन पे और मेंशन करें बिल्कुल इधर बिल्कुल, हाँ ये चीज़ ना भूलना, आईकोड को, सारे पर्सन है ना। सर हाँ सामा लिंक्डइन को, पोस्ट लगाएं। सबको। ये जितने मॉडरेटर हैं इनको, और WP ब्रिगेड को, और दोनों ऑर्गेनाइजेशन को, सर जफर को, इनके सर हमजा हसन को, हमजा नईम को, और जितने भी लोगों को, और फिर है ना, आपके पास ये एक प्रूफ होगा कि इस बंदे ने ये कोर्स खत्म किया है। ठीक है। तो जब ऑर्गेनाइजेशन के नाम अटैच हो जाते हैं तो ज्यादा प्रूफ बन जाता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कि ठीक ऐसे है। ही कोई ऑर्गेनाइजेशन को नाम नहीं ऐड करने देता। तो फिर देखिए आपके साथ और कम्युनिटी जितनी भी, जब हम इन लोगों को आप टैग करेंगे, कितनी लोग आपके साथ और इंगेज होते हैं लिंक्डइन पे। लिंक्डइन बहुत डिजिटल आपका एक हथियार है, उसको ऑपरेट रखें। और सर तो ये आप सेशन एंड कर सकते हैं। जी थैंक यू। सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।